तो इंडियन रुपीस डॉलर के सामने गिरावट के मामले में एक नया हाई बना चुका है, नया रिकॉर्ड बना चुका है। उसके ऊपर हम बात करेंगे कि इससे क्या क्या हमारे को नुकसान देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद एफआईआईज के जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर क्या क्या फर्क पड़ सकते हैं, कितना ज़्यादा फर्क पड़ सकता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही में यहाँ पर एक दो सवाल भी है हमारे पास, जैसे जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करेंगे। जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड का जो फ्लेक्सी कैप फंड नया लॉन्च हुआ है वह कैसा लग रहा है, क्या आपको वहाँ पर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किनको निवेश करना चाहिए, कितने सालों के लिए निवेश करना चाहिए। इसके अलावा और भी बातें होगी जो कि इससे रिलेटेड होगी। उसके बाद अगले सवाल की मैं बात करूं तो यहाँ पर एक सवाल एसबीआई इंडेक्स फंड के अंदर लमसम के बारे में पूछा गया है सुरेंद्र कुमार जी की तरफ से, तो इसके ऊपर भी हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो ओवरऑल वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम डॉलर की बात करें और रुपये की बात करें तो आपको पता है, और कल के वीडियो में भी शायद मैंने बात किया हुआ था, ठीक है ना, कि लगातार जो रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले में, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने वाली चीज़ है, और इसकी वजह से हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। देखिए, सिंपल वे में अगर एक दो बातें मैं आपको बताऊं इसके नुकसान के बारे में, तो सबसे पहले नुकसान तो यह है कि भाई जो चीज़ें हम अपने देश के अंदर इम्पोर्ट करते हैं वहाँ पर जो बिलिंग करनी पड़ती है वो हमारे को डॉलर में बिलिंग करनी पड़ती है। अब सोचिए कि अगर $1 का पेमेंट हमारे को करना रहता था, मतलब बाहर से कुछ चीज़ें अगर हम खरीद रहे हैं, हमारा देश अगर खरीद रहा है और वहाँ पर जो पेमेंट देना पड़ता है वो डॉलर में देना पड़ता है। पहले $1 के पेमेंट के लिए 84 रुपया, ओनली इंडियन 84 रुपया हम देते थे, उधर का $1 कंप्लीट हो जाता था। लेकिन अब हमारे को कितना 89 रुपये देने की ज़रूरत है, क्योंकि हाल फिलहाल में जो डेटा आया है वो 89.48 का डेटा है, ठीक है। यानी $1 का पेमेंट कंप्लीट करने के लिए 89.48 पैसे देने की जरूरत पड़ेगी इंडियन रुपीस, तब जाकर $1 का पेमेंट कंप्लीट होता था। अदरवाइज इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो मैं बता ही चुका हूं, 84 रुपये देने के बाद 84 पॉइंट कुछ पैसे देने के बाद $1 का पेमेंट कंप्लीट हो जाता था। तो मतलब अब हमारे को रुपया ज्यादा देने की जरूरत पड़ रही है। ये सबसे पहला नुकसान है जब हम कोई चीज खरीदारी करते हैं बाहर के देशों में अपने देश में लाने के लिए, मतलब जब हम इंपोर्ट करते हैं तो, ठीक है आपको। और उसके बाद अगर दूसरे नुकसान की अगर मैं बात करूं तो एफआईआईज के निवेश पे इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सबसे पहला फर्क तो यह पड़ता है, जैसे हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा, एफआईआईज ये सोचेगा भाई वहां की करेंसी वीक है, ठीक है, यहां वो पैसे लगाएगा। और एक तो ऐसे भी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आजकल बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल नहीं रहे हैं, जो आपको पता ही है। अब थोड़ा बहुत रिटर्न्स मिल भी रहे हैं, जब उसको वो एग्जिट करेंगे, निकालेंगे उन पैसों को और अपने देशी पैसे में कन्वर्ट करेंगे, यानी डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, तो उनको पता चलेगा यार एक तो रिटर्न्स नहीं बना है और जो बना है उसमें भी कम हो गया है। तो ये एफआईआईज के एंगल से देखे तो नुकसान होता है। तो एफआईआईज ऐसी जगह पे बिल्कुल निवेश नहीं करना चाहेगा जहां खुद उस देश के पैसे की हालत, उस देश के करेंसी की हालत अच्छी ना हो। क्या मैं बोल रहा हूँ, एफआईआईज सोचिए, अब एफआईआईज की जगह अपने आप को रख कर देखिए, और आपको लगता है कि अगर एफआईआईज की जगह आप रहते तो आप ऐसे देश में अपने पैसे को लगाना पसंद करेंगे जहां के पैसे, जहां की करेंसी की खुद बहुत ज़्यादा वैल्यू ना हो, खुद वहां की करेंसी डेप्रिसिएट हो रहा हो लगातार, तो ऐसी जगह पे आप पैसे क्यों फंसाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। एफआईआईज हो या एफआईआईज की जगह आप रहेंगे, कोई भी अपने पैसे को ऐसी जगह पर नहीं फंसाना पसंद करेगा, लगाना पसंद करेगा जहां की करेंसी लगातार वीक हो रही हो। तो ये करेंसी जो वीक होने वाली बात है, ये बहुत गंभीरता से लेने वाली चीज है। और देखिए और कितना भी ज्यादा हाई बना रहा है, कितना ज्यादा और हाई जाता है, ये देखने वाली बात है। इस पे भी अभी रुक गई है बात, ऐसा नहीं है, अभी और भी हाई जा सकता है, ठीक है। तो ये पहली बात थी जो कि मैंने आपको बता दिया है दोनों एंगल से क्या क्या नुकसान है, इंपोर्ट के अगर हवाले से देखें या फिर एफआईआईज के एंगल से देखें। अब दूसरा सवाल जो हमारा आता है वो रामचंद्र सिंह जी की तरफ से, जो कि काफ़ी बी फिनेंसर के काफ़ी पुराने फैमिली मेंबर्स में से एक हैं, और लगातार इनके कुछ ना कुछ कमेंट्स आते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप इस तरह से एक्टिव रहते हैं बी फिनेंसर को लेकर, ठीक है, थैंक यू इसके लिए सो मच। और सर का कहना है कि जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड आपको कैसा लगता है, जो कि फ्लेक्सी कैप फंड की बात हो रही है कि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड आपको कैसा लगता है, और इसके बारे में कुछ डिटेल्स है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं है क्योंकि अभी ये इसका एनएफओ का पीरियड समाप्त हुआ है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ देखने को नहीं है, लेकिन थोड़ी सी एक बात है जो कि मैं आपको समझा दूँ, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं, ठीक है।
चलिए फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको इतना दिखलाना है कि इसका जो एलोकेशन है वो किस प्रकार से किया गया है, ठीक है। यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड, द फंड हैज़ 96.76% इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक इक्विटीज ऑफ विच 48.42% इज इन लार्ज कैप। कहने का मतलब क्या है सर, ये फंड अपने एवीएम का, अपने कैपिटल का 96.76% पैसे डोमेस्टिक इक्विटी में यानी घरेलू इक्विटी में, देश की इक्विटी में निवेश कर रहा है, ठीक है। जिसमें से 48.42% पैसे कहां पर निवेश किया जा रहा है, लार्ज कैप के अंदर। उसके बाद अगर मिड कैप की बात करें तो 8.02% पैसे मिड कैप स्टॉक्स के अंदर डाला जा रहा है। स्मॉल कैप की अगर बात करें तो 15.78% पैसे स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर डाला जा रहा है, जो कि आप यहां पर डिटेल्स में देख सकते हो। उसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर कहा गया इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग टू इन्वेस्ट मनी फॉर एट लीस्ट 3-4 years एंड लुकिंग फॉर हाई, भाई यहाँ पर ऐड बहुत आता है, ठीक है, इससे बहुत परेशान रहता है लोग। फॉर हाई रिटर्न्स एट द सेम टाइम दीज इन्वेस्टर्स शुड ऑल्सो बी रेडी फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट लॉसेस इन देयर इन्वेस्टमेंट। मतलब कहने का ये है कि जो लोग ये चाहते हैं कि भाई 3 से 4 सालों के लिए मैं निवेश करूं, वहां पर अच्छा रिटर्न्स बनाऊं, प्लस वो ये चाहते हैं कि पॉसिबिलिटी ये हो कि कम से कम मेरा लॉस हो सके, तो उनके लिए ये फंड है, ठीक है ना। सुटेबल फॉर मतलब किसके लिए सुटेबल है, तो उनके लिए ये फंड है, ये चीज़ है। बाकी चीज़ें इतना कुछ खास है नहीं। अभी यहाँ पर कुछ डिटेल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिया गया नहीं है, और अगर दिया भी गया तो वो देखने के लायक है नहीं, क्योंकि काफ़ी नया फंड है। तो यही कुछ बात थी जो कि मैंने आपको दिखला दी है। 2-3 बातें हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए कि लार्ज कैप में इसका एलोकेशन किस प्रकार से है, मिड कैप में और स्मॉल कैप में किस प्रकार से है, और किन के लिए ये सूटेबल है। यहाँ पर 2 बातें आपको पता चल गई है, बस यही 2 चीज़ें। चलिए अब हम आगे की बातें करते हैं। सर देखिए, जो चीज आपने देख लिया है, मैंने आपको लाइव दिखला दिया है स्क्रीन रिकॉर्ड में, वो तो मैंने आपको दिखला दिया, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो बातें करनी थी वो मैंने कर ली है। इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि सर ऐसा है कि नया फंड है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्पेशल रहने वाला है या कुछ खास होने वाला है, तो बिल्कुल कुछ खास नहीं होने वाला है। सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर आप चाहे तो मार्केट के अंदर इस तरह के फंड हैं जो कि अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, यानी सेम कैटेगरी में बहुत अच्छे परफॉर्म करने वाले, और ऐसे भी लगातार जो पिछले 1 साल की गिरावट रही है, इन गिरावटों में जो सबसे अच्छा अपने आप को मेंटेन किया है, मुझे लगता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका मैं पहले भी नाम ले चुका हूं और अभी फिर मैं नाम ले रहा हूं। तो वो भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में है, ये तो आपको पता ही है। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में कई सारे ऐसे फंड हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट अगर आपको लगता है कि जो पुराने फंड है, जो पहले से ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, उससे अच्छा कुछ कर जाएगा जियो का फ्लेक्सी कैप फंड, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। रीजन है कि आपको पता ही होगा कि शुरू शुरू में जब जियो की बात हो रही थी, बहुत ज्यादा तहलका मचा था मार्केट के अंदर, लेकिन लास्ट में होकर हुआ क्या, देखिए सारी चीजें वही चल रही है, बल्कि पुराने फंड है वही अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, और यही हाल फ्लेक्सी कैप फंड का भी होने वाला है। तो यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड में ठीक है, अगर आप निवेश करना चाहे तो निवेश कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये सोचकर मत निवेश कीजिएगा कि कुछ अलग होगा, जो फंड मार्केट के अंदर है उससे कुछ अलग होगा या उससे अधिक रिटर्न्स मिल जाएगा। ये सोच समझ, इस थिंकिंग के साथ आप मत जाइएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस थिंकिंग के साथ जाइएगा और बाद में नहीं मिलेगा तो दर्द ज्यादा होता है। इसलिए एक्सपेक्टेशंस कम होनी चाहिए, और अगर मिल जाए ज्यादा तो वहां पर खुशी ज्यादा होती है। लेकिन फिलहाल मेरी तरफ से तो स्ट्रॉन्ग सजेशन यही है कि आप फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को ही लीजिए, बहुत बेटर फंड है। HDFC का हो गया, कोटक का हो गया, ये सारे फंड बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। अब एक आखिरी बात आती है सुरेंद्र पाल शर्मा जी की तरफ से। सर का कहना है कि सर मैं SBI इंडेक्स फंड के अंदर लमसम कर रहा हूँ 3 साल के लिए, तो टाइम पीरियड कोई बुरा नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सर टाइम पीरियड ज्यादा हो सके तो लेकर जाइएगा जरूर, लेकिन इससे कम मत करिएगा, ठीक है। आप लमसम कर रहे हैं वो भी 3 साल के लिए, तो इंडेक्स फंड है, टाइम पीरियड अभी भी ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा फिर भी लेकर जाना हो तो इससे ज्यादा समय के लिए जाइएगा, इससे कम मत करिएगा। अब बात रही इंडेक्स फंड की, बात करते हैं। तो देखिए कई सारे इंडेक्स फंड है SBI के, और सर ने डिटेल से बताया नहीं है कि आप किस इंडेक्स फंड के अंदर, क्या वो स्मॉल कैप का इंडेक्स है, इंडेक्स फंड है, या फिर निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, या फिर सेंसेक्स का इंडेक्स फंड है, या फिर स्मॉल कैप 250 का स्मॉल कैप
इंडेक्स फंड है, कई सारे ऐसे इंडाइसेस हैं जिसके ऊपर इंडेक्स फंड एसबीआई ने लॉन्च करके रखा हुआ है। तो आपका कौन सा इंडेक्स फंड है, ये देखने के बाद सही डिसीजन पता चल पाएगा और सही बातों का डिसीजन हो पाएगा कि आपका जो ये टाइम ड्यूरेशन है वो सही है या नहीं है, प्लस वहां पर आपका लमसम करना सही है या नहीं है। तो देख लीजिए सर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है। यहाँ पर काफी सारे इंडेक्स फंड है जो कि एसबीआई की तरफ से अलग अलग इंडेक्स के ऊपर इंडेक्स फंड लॉन्च करके रखा हुआ है। तो कौन सा इंडेक्स के ऊपर आपका इंडेक्स फंड है वो देखने के बाद ही सही डिसीजन पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल इंडेक्स होने के नाते जो मैं टाइम ड्यूरेशन देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 3 ईयर्स होना चाहिए इंडेक्स फंड के लिए। ओवर 4 साल 5 साल भी जाए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो वो टाइम पीरियड तो मुझे फिलहाल सही समझ में आ रहा है, लेकिन इससे कम मत करिएगा। तो फाइनली यहाँ तक जो भी इंपोर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है या कुछ सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पे जरूर बताइए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।